हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज कई दिन बाद हम लोग हिस्ट्री का क्लास देखने वाले हैं। प्रश्न बहुत ही शानदार हैं, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा गंभीरता के साथ, क्योंकि प्रश्न वाकई में बहुत ही शानदार हैं आप लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज जो आपका पहला प्रश्न है वो प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है। पहले प्रश्न से ही आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और आपको ये सारे पॉइंट्स पता हैं, गलती नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से गंभीरता से प्रश्नों को और ऑप्शन को पढ़ेंगे और फिर उत्तर का जवाब देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा लोग कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। पहला है विज्ञानवाद का संबंध क्या योगाचार से है। दूसरा, क्या शून्यवाद का संबंध माध्यमिक से है। तीसरा है क्या स्यादवाद का संबंध सप्तभंगनीय से है। और चौथा है क्या अस्थविरवाद महायान से जुड़ा हुआ है। अब आप लोगों को बताना है कि किसका सही सुमेलन नहीं है। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, सारे पॉइंट एग्जाम में आए हैं, इंडिविजुअल भी और कोर्ट में भी, तो गलत नहीं करेंगे। फटाफट उत्तर दीजिएगा। और लगभग सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस सेशन में बता चुकी हूँ। याद रखेंगे, जो भी पढ़ना है गंभीरता से पढ़ना है। पीछे की क्लासेस को रिवीजन भी करते रहिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई असुविधा ना हो। तो आई थिंक बच्चों उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सुमेलित नहीं है। अस्थविरवादियों का संबंध हीनयान से है। हीनयान से है, महायान से नहीं है। महायानियों का संबंध जो है ये महासंघिक से है। महासंघिक से है। आपके महायान का जो संबंध है ये महासंघिक से है और अस्थविरवादियों का संबंध हीनयान से है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। स्यादवाद सप्तभंगी से जुड़ा है, शून्यवाद माध्यमिक से है, विज्ञानवाद योगाचार से है। सारे पॉइंट बाकी सही सुमेलित है बच्चों। चौथा सही नहीं है, क्योंकि अस्थविरवाद जो है वो आपका हीनयान से जुड़ा हुआ है। अब अगर याद है तो फटाफट जवाब दीजिएगा। जो अस्थविरवाद और महासंघिक में बौद्ध धर्म का अस्थायी विभाजन हुआ था वो कौन से बौद्ध संगीति में हुआ था। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये भी बहुत ही अच्छा है। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है। आप सभी को पता है गुजरात में है कच्छ, और कच्छ रण में कई प्लेस पाए गए हैं। आप सभी को पता होगा कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्थल यहीं से मिले हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे स्थल पाए गए हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कौन कौन से स्थल हैं जो कि आपके कच्छ के रण से जुड़े हैं। देखिए कूट है और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। आई थिंक आप जो है जवाब दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है देसलपुर, दूसरा है लोथल, तीसरा है धौलावीरा और चौथा है आपका रोजदी। बताएंगे बच्चा लोग कौन कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका कच्छ के रण से जुड़ा हुआ, कच्छ के रण में पाया जाता है। बहुत ही शानदार है और आप सभी को चीज़ें पता होंगी कि कौन कौन सा है जो कि है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो सकता है। आप सभी को पता है कि लोथल तो नहीं होगा, क्योंकि ये खंभात की खाड़ी की तरफ है, भोगवा नदी की साइड में। तो आप देख रहे हैं पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका तीसरा भी नहीं होगा। और चलिए चौथा देख लेते हैं, सभी बिल्कुल भी नहीं। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन सा है जो कि हो सकता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है देसलपुर और धौलावीरा। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, याद रखेंगे आपका पहला और तीसरा होगा, पहला और तीसरा होगा, ये याद रखेंगे। धौलावीरा और देसलपुर जो है ये आपके कच्छ के रण में है। आपका जो है दूसरा जिसमें है ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका तीसरा और चौथा यानी कि रोजदी भी नहीं है, तो इसलिए आपका नहीं होगा, धौलावीरा होगा। और जो है तो बताएंगे बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो आई थिंक तब तो कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों को। धौलावीरा और आपका जो
धौलावीरा और आपका देसलपुर ये दोनों कहाँ हैं? कच्छ के रण में है। इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया है। चलिए अगला, निम्नलिखित सूचियों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित सूचियों में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है कौशाम्बी। क्या कौशाम्बी में घोषित राम मठ है? क्या कुशीनगर में राणाभर स्तूप है? क्या सारनाथ में सांची स्तूप है? क्या श्रावस्ती में सहित महत स्तूप है? बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सुमेलित नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप सभी को पता है ये सारे आपके स्तूप और मठ हैं और ये आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं जो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। और आई थिंक आप सभी को इसका उत्तर मिल गया होगा। आप बहुत आसानी से बता सकते कौन सुमेलित नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ पता हो या ना हो, लेकिन जो सुमेलित नहीं वो आप सबको पता है कि जो सांची है ये सारनाथ में नहीं है बल्कि कहाँ है? एमपी में है। कुशीनगर में राणाभर है। घोषित राम जो है ये कौशाम्बी में है। श्रावस्ती में सहित महत है। आपका तीसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है बच्चा लोग। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज। क्या चंद्रगुप्त, अच्छा यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ और आपको उसको देख करके फटाफट उत्तर देना है। चंद्रगुप्त मौर्य के सामने है मेगास्थनीज, अशोक के सामने है डायोनिसियस और भागभद्र के सामने है हेलियोडोरस और आपका जो बिंदुसार है इनके सामने दे रहे हैं आप लोगों को प्लिनी। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है और उम्मीद है कि आप लोग इसका बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। और आई थिंक आप सभी को उत्तर मिल गया होगा बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी। आप सभी को पता है कि बिंदुसार के दरबार में प्लिनी नहीं आए थे। बिंदुसार के दरबार में आए थे डायमेकस। ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन आए थे याद रखिएगा? डायमेकस जो हैं वो आए हैं बिंदुसार के दरबार में। डायमेकस आए हैं, लेकिन आपका बाकी जो है ये सही सुमेलित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक आप सभी को ये सारी चीज़ें पता भी होंगी, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बच्चों। और बहुत सारी चीज़ें तो अब आप लोगों का रिवाइज़ भी हो रहा है और इसलिए अब आप लोगों के पास और भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें भी लगभग आपकी हो चुकी हैं, तो इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था और ना ही यहाँ दास प्रथा थी। क्या मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था और ना ही यहाँ पे दास प्रथा थी? आपको बताना है। ओके, आपको बताना बच्चा लोग कि यहाँ पे है ना कि कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। और ये आपका हो गया पहला ऑप्शन। क्या मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में अकाल नहीं पड़ता और यहाँ पे दास प्रथा नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है? दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? क्या मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य में 365 ग्राम बताया और यहाँ की शासिका पांड्या को बताया था? क्या ये बात सही नहीं है? तीसरा है, क्या पाटलिपुत्र के सैन्य एवं नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मेगास्थनीज देते हैं? पाटलिपुत्र के सैन्य एवं नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण क्या मेगास्थनीज ने दिया है? आपको ये बताना है। क्या ये बात सही नहीं है? और आपका जो लास्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीयों के पास लिखित कानून था। क्या ये बात सही नहीं है कि भारतीयों के पास लिखित कानून था?
आप लोगों को बताना है बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। आपको यही बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। याद रखेंगे बच्चा लोग, ये बहुत ही बढ़िया है और आप लोगों को इसका उत्तर देना है। और आई थिंक आप सभी को उत्तर मिल गया होगा कि आपका कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता है कि जो पहला ऑप्शन था यानी कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने पहले ही बताया था कि मेघात सरिस के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता और ना ही यहाँ दास प्रथा है। दूसरा भी सही है, इसने पांड्य राज्य में 365 ग्राम बताए और यहाँ की शासिका पांड्या को बताया था। और आपका जो तीसरा है ये भी सही है कि इसने पाटलिपुत्र के सैन्य और नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि मेघात सरिस के अनुसार भारतीयों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, वो लिखना नहीं जानते थे, लिखते ही नहीं थे, यानी कि वो लिखना नहीं जानते थे, वो लिखित रूप में कोई काम नहीं करते थे। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये लिखित कानून था, ऐसा सही नहीं है, ये मेगास्थनीज इसका उल्लेख नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर के संबंध में कौन सी बात सही है। आपको बताना है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर के संबंध में कौन सी बात सही है। पहला है, इस समय जटाधारी शिव को एक पर्वत पर बैठा हुआ दिखाया गया है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की आकृति वाली मुहर मिली है जिसमें उनको एक पर्वत पर बैठा हुआ दिखाया गया है। दूसरा, यह योग की पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखलाया गया है। क्या यह योग की पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ इनको दिखलाया गया है। तीसरा है, इसमें शिव के साथ पार्वती का भी अंकन है। क्या शिव के साथ पार्वती का अंकन देखने को मिलता है, आपको बताना है। और आपका चौथा है, चौथा जो ऑप्शन है कि यह कुछ पशुओं से चारों ओर से घिरा हुआ है। जो आपका पशुपति शिव का अंकन सिक्कों पे मिला है उसके बारे में आपको बताना था कि कौन सा कथन है जो कि आपका जो है सत्य है। चाहे आप सत्य बताइए चाहे असत्य बताइए, क्योंकि आपके सामने दो दो का कोट दिया है। तो चलिए बच्चा लोग सत्य बता दीजिए कि कौन कौन सी बातें हैं जो पशुपति शिव के बारे में सही है, जो मोहनजोदड़ो से मिली एक मुद्रा पर अंकित है। मैंने सब ये सारी बातें बहुत अच्छे से बताई हैं कि कौन कौन से पशुओं का अंकन है उस पर, और कौन से पशु उनके बाएं साइड है, कौन से उनके पशु दाएं साइड हैं, ये सारी चीज़ें भी बताई हैं। तो एक चीज़ तो आप सभी को पता है कि वो चारों तरफ से पशुओं से घिरे हैं। तो चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं केवल तीसरे और चौथे में है, यानी कि ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होगा। या तो तीसरा चौथा होगा या तो आपका दूसरा चौथा होगा। अब देख लेते हैं, चौथा तो सही है, इसके अलावा दूसरा सही है या आपका तीसरा सही है। तो तीसरा तो आपके सामने देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं और आपके सामने कूट भी है। और आपको बताना है या तो आपका तीसरा सही है या तो आपका लास्ट वाला सही है, यानी कि या तो दूसरा चौथा सही है या तो आपका तीसरा चौथा सही है। और चौथा तो करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जो है दूसरा और तीसरा देख लीजिए। दूसरा, यह योग की पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाए गए हैं, बिल्कुल सही है, आपका दूसरा एकदम करेक्ट है। लेकिन शिव के साथ पार्वती है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, और ये पर्वत पे है, जटाधारी हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। दूसरा और चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट है। योग की पद्मासन मुद्रा में पशुपति शिव बैठे हैं, जिनकी बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है, दाईं तरफ हाथी और बांग है, सामने दो हिरन हैं और जिस चबूतरे पे बैठे हैं उसमें दो मोर अंकित हुए हैं। चलिए बच्चों बताएंगे, आपका अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही बढ़िया है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, कुछ पॉइंट्स आपके बिल्कुल रिपीट हो रहे होंगे, रिवाइज हो रहे होंगे। कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की निम्न विशेषताओं में कौन सत्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की निम्न विशेषताओं में कौन सही नहीं है। पहला, सड़कें प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे समस्त शहर शतरंज के बोर्ड की भांति दिखाई देता था। क्या ये बात सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं और पूरा जो नगर है वो शतरंज जैसा दिखता था।
दूसरा, अधिकांश मकान आग में पकी ईंटों से निर्मित कराए गए थे। क्या अधिकांश जो मकान थे वो ईंट मतलब पकी हुई ईंट के बने हुए थे। तीसरा, घरों के दरवाजे प्रायः एक गली की ओर जो है खुलते थे। क्या घरों के दरवाजे प्रायः गली की ओर खुलते थे। चौथा, यहाँ के प्रत्येक घर में अपने अपने कुएँ व स्नानागार तथा शौचालय बने होते थे। अब आप लोगों को बताना है बच्चा लोग कि आपका कौन सा है जो कि क्या है, सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो आप सभी को पता होगा कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। आपको पता है कि आज के टाइम में भी प्रत्येक घर में अपने अपने खुद के कुएं और स्नानागार नहीं है। हाँ, ये कहिए नगरों के अधिकतर घरों में, ज़्यादातर घरों में ऐसी स्थिति देखने को मिलता है, लेकिन प्रत्येक घर में कुएं, शौचालय और स्नानागार रहे होंगे आज भी संभव नहीं, और उस समय भी ये संभव नहीं था। अधिकांश घरों में पाए गए हैं, ज़्यादातर घरों में पाए गए हैं, खास करके मोहनजोदड़ो के लगभग प्रत्येक घर में पाए गए हैं। लेकिन चूँकि मोहनजोदड़ो जैसा शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक घरों में अपने कुएं, स्नानागार और शौचालय पाए गए हैं। तो आप सभी को पता है कि ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के सभी घर में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी चीज़ें सही हैं कि घरों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे, अधिकांश मकान पक्की ईंटों के बनाए गए थे, और जो नगर था वो शतरंज के विसाध जैसे था, जैसे शतरंज होता है चार चार कोण के खाने से बिल्कुल बराबर बटा रहता है हिस्सों में, वैसी स्थिति थी। चलिए फिर से सिंधु घाटी सभ्यता का शानदार प्रश्न है और आप लोगों को इसका उत्तर देना है और बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा, और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बताइए बच्चा लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस कारण से हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। क्या कारण है जो हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से बुलाते हैं। पहला ऑप्शन है सभ्यता से संबंधित पूरा स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसलिए क्या सभ्यता से संबंधित जितने भी पुरा स्थल थे उसमें सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। दूसरा, सभ्यता से संबंधित पुरा स्थलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा ही था, क्या इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तीसरा, हड़प्पा से ही सभ्यता के सर्वाधिक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा। और चौथा, हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान था। बताएंगे बच्चा लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ऑथेंटिक क्यों माना जाता है। बहुत अच्छे से बताई हूँ, इसलिए गलती नहीं करेंगे, बहुत आसान है। आप लोगों का रिवाइज हो रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ सही उत्तर बताएंगे कि आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह सभ्यता का सबसे संबंधित पुरा स्थलों में सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा की हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता सबसे ऑथेंटिक है। हालांकि आगे चल के बहुत सारे नगर सिंधु नदी के किनारे मिले तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। फिर बहुत सारे नगर पाए गए, 7 बड़े नगर मिले तो इसे नगरीय सभ्यता कहा गया। फिर एक नई विधि देखने को मिली, तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाया गया, बड़े पैमाने पे उसका उपयोग किया गया तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ऐसे बहुत सारे इसके उपनाम पड़े, लेकिन सबसे ऑथेंटिक नाम हड़प्पा है, जो कि पहला स्थान था जो खुदाई के दरमियान प्रकाश में आया था। चलिए देखते हैं बच्चा लोग आपका अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। आपको बताना है भागवत संप्रदाय के उद्भव और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। भागवत संप्रदाय के उद्भव और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला, भागवत संप्रदाय का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था, क्या भागवत संप्रदाय का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। दूसरा, भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भगवती या विष्णु की पूजा है जो वैदिक काल के प्रमुख देवता थे, क्या भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भगवती व विष्णु की पूजा है जो वैदिक काल के प्रमुख देवता थे, क्या ये जो है वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। आपका अगला है भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व में भक्ति और अहिंसा था। और चौथा है गुप्त काल में
आकार भागवत संप्रदाय ने महायान बौद्ध धर्म पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया? क्या गुप्त काल में आकर भागवत संप्रदाय ने महायान बौद्ध धर्म पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था? तो आपको बताना है बच्चा लोग कि आपका कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो कि आपका सही नहीं है और आपको वही बताना है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है, और आप सभी को पता होगा कि आपका कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। आप सभी को पता है कि कौन सा सही नहीं है। आपको पता है कि भागवत धर्म का जो केंद्र बिंदु है भगवती या विष्णु, ये इनकी पूजा होती थी, लेकिन ये वैदिक काल के प्रमुख देवता नहीं थे, ये वैदिक काल के गौड़ देवताओं में थे। इनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं देखने को मिलता है। ये जो है उत्तर वैदिक काल में देखने को मिले हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है। तो ये मुख्य देवता थे, ये इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। मुख्य देवता नहीं थे, गौड़ देवता थे। बाकी सही है। भागवत संप्रदाय का मुख्य उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ और भागवत संप्रदाय का मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा था। और चौथा भी सही है कि गुप्त काल में आकर भागवत संप्रदाय ने महायान बौद्ध धर्म पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया, यानी कि इसका विस्तार ज़्यादा हो गया था। बिल्कुल सही है बच्चा लोग, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये आप लोगों के लिए विभिन्न एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए गंभीरता के साथ उत्तर बताएंगे और गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। भारत में स्वर्ण मुद्रा के प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में स्वर्ण मुद्रा के प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। दूसरा है, नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन गुप्त शासकों के समय में हुआ था। चौथा है, सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के जारी किए थे। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और आपके सामने कूट है, कूट में है देखिए केवल पहला, केवल तीसरा, केवल पहला दूसरा, केवल या सभी। देखिए बच्चा लोग, प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसके मैक्सिमम पॉइंट मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोग इसको गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को सारे पॉइंट याद होंगे कि आपका भारत में स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन को लेकर के कौन सी बात है जो कि सही है। तो आप सभी को पता है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जो है ये किसने जारी किया था? ये सबसे पहले जारी किया था इंडो ग्रीक शासकों ने, कुषाणों ने नहीं जारी किया था, मैंने बताया था। और इंडो ग्रीक शासकों में सबसे पहले कौन था? मेनांडर था, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। अब आप देख रहे हैं, अगर आपका पहला जो है ये गलत हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? अगर पहला गलत हो गया बच्चा लोग तो देखिए उत्तर आ गया पहला, यानी कि केवल तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए कितना आसानी से उत्तर आ गया आपका, बहुत ही शानदार है। यानी कि नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन गुप्तों ने नहीं कराया बल्कि कुषाणों ने कराया था। तो आपका दूसरा भी गलत हो ही गया है। और तीसरा बिल्कुल सही है कि सर्वाधिक इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के जारी किए थे। तो आपका तीसरा ऑप्शन केवल सही है, बाकी सारे बिल्कुल सही नहीं हैं। अगला प्रश्न भी देखिए बहुत अच्छा है और आप लोगों को कूट की सहायता से उत्तर देना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं और कूट भी हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार कूट में क्या क्या है और उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। और आपका प्रश्न है, राजा दैवीय स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों को अपनाते थे? राजा दैवीय स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों को अपनाते थे? पहला है, देवी देवताओं के साथ अपने नाम को जोड़ना। क्या अपने आप को दैवीय दिखाने के लिए वो अपने आप को जो है देवी देवताओं से जोड़ते थे? दूसरा है, विशालकाय मूर्तियों का निर्माण। क्या अपनी विशालकाय मूर्तियों का निर्माण वो लोग करते थे जिससे वो अपने आप को दैवीय दिखा सके? तीसरा, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना। क्या बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करके वो अपने आप को दैवीय दिखाते थे? तो बताएंगे बच्चा लोग कि कौन कौन सा है जो राजा के दैवीय स्थिति का वर्णन कर रहा है।
बताएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी, बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं जवाब। इसको तो कोई भी जो बच्चा बहुत समझदार है उत्तर बता सकता है अपने कॉमन सेंस से। और आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पे लिखी हुई जो बातें हैं वो क्या हैं, सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। आप सभी को पता है कि अगर अपने आप को दैवीय दिखाना है तो राजा क्या करेगा, देवताओं के साथ अपना नाम जोड़ेगा, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, देवाधिदेव, ऐसे बहुत सारे उपाधियां धारण करेगा। अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाएगा ईश्वर के तुल्य और उसको मंदिरों में स्थापित करेगा। बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करेगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उपाधियों में जो है परम भट्टारक, महाराजाधिराज, जो है विक्रमादित्य, ऐसी उपाधियां, नाम, मूर्तियां, ये सब क्या हैं, आडंबर वाली चीज़ें, दिखावा, लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे शासकों के द्वारा। चलिए देखते हैं बच्चा लोग अगला प्रश्न, और आप लोगों को इसका उत्तर भी देना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कलिंग राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह महानदी के दक्षिण में उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित था। क्या ये बात सही है कि ये महानदी के दक्षिण में उड़ीसा के तट पर स्थित था? दूसरा, इसका प्रसिद्ध राजा खारवेल था। तीसरा है, हाथी दांत और मोती का व्यापार रोम राज्य के साथ होता था। आपको बताना है बच्चा लोग, कूट की सहायता से उत्तर देना है और आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। कूट ध्यान से देख लीजिए और देखने के बाद अच्छे से उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और साथ ही कॉमन सेंस का प्रश्न भी है। तो आप सभी को पता है कि जो आपका कलिंग है, प्राचीन उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका पहला ऑप्शन सही होगा। और कलिंग का जो राजा था चेदी वंश का खारवेल, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था। ये जैन धर्म को संरक्षण देने वाला शासक था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपका पहला दूसरा, पहले दूसरा फर्स्ट में ही है। तीसरा कह रहा, हाथी दांत और मोतियों का व्यापार रोम राज्य के साथ होता था। तो आप सभी को पता है व्यापारिक मार्गों के लिए, हाथियों के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो अशोक ने इनके ऊपर आक्रमण किया था। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को कि इसका जो उत्तर है वो क्या है। उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को याद रखेंगे बच्चा लोग, प्रश्न सारे बहुत अच्छे हैं और सारे प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न भी देखिए, आपका बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा। कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो कथनों पर विचार कीजिए, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। पहला कथन है, कुषाण और सातवाहन साम्राज्य में नगरों की उन्नति का एक कारण रोम साम्राज्य के साथ व्यापार भी था। क्या ये बात सही है कि जो कुषाण हैं, इनका जो उत्थान हुआ या उनके नगरों की जो उन्नति हुई, उसका एक प्रमुख कारण रोम साम्राज्य से व्यापार था? क्या ये रीज़न सही है कुषाणों और सातवाहनों के बारे में? दूसरा, कुषाण साम्राज्य के कारण पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगर समृद्ध हुए थे। क्या ये बात सही है? और तीसरा है, कुषाण राजाओं ने मार्गों की सुरक्षा का प्रबंधन किया था। क्या ये बात सही है कि कुषाण राजाओं ने मार्गों के प्रबंधन, सुरक्षा के प्रबंधन को ध्यान दिया था? बताएंगे बच्चा लोग क्या है सही, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। बहुत ही बढ़िया है ये, और आप बहुत अच्छे से इसका उत्तर बता सकते हैं। और आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि विचार करना और सही उत्तर बताना है। याद रखेंगे बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे लिखे हुए सभी बात सही हैं। कुषाणों का भी व्यापार रोम से था, सातवाहनों का भी व्यापार रोम से था, और ये इनके नगरों के उन्नत का बड़ा रीज़न रहा। कुषाणों का साम्राज्य जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में फैला था, तो बिल्कुल सही है। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगर समृद्ध हुए कुषाणों की वजह से, और कुषाण राजाओं ने मार्गों को संरक्षण और उसकी सुरक्षा का प्रबंधन किया था। ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। 1, 2, 3 सभी सही हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और इस पर भी आपको विचार करना है कूट की सहायता से। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, मौर्योत्तर काल सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और प्रोटीन की तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर था। क्या मौर्यों के पतन के बाद जो है के काल में सोने, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और प्रोटीन की तरह तरह के सिक्के बनाए जाते थे? क्या ये बात सही है आपका?
दूसरा, गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। क्या ये बात सही है कि गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था? तीसरा, क्या रोम साम्राज्य ट्राजन ने यानी कि रोम सम्राट ट्राजन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था? तो आप लोगों को बताना है बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि सही है। और आपके सामने देखिए कूट भी दिया हुआ है, पहला दूसरा, केवल दूसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप सभी को इसका उत्तर पता होगा और इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप सभी को ये पता होना चाहिए बच्चा लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया हुआ है इसके बारे में जो बातें लिखी हैं ना वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। आपको सभी को पता है मौर्योत्तर काल के पतन के बाद ही तो सातवाहन आए हैं, जिन्होंने प्रोटीन के सिक्के भी चलाए थे। सोना, चांदी, तांबा, कांसा तो पहले से चल रहा था, सीसा और प्रोटीन जो है सातवाहनों ने चलाया, जो मौर्योत्तर काल के बाद आए। मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्यों के पतन के बाद। तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है कि गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रोम सम्राट ट्राजन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था, ये भी सही है। यानी कि सारे पॉइंट आपके सही हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मौर्योत्तर काल में विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है? मौर्योत्तर काल में विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है, आपको ये बताना है। पहला है, रोमन साम्राज्य ने भारत में सबसे पहले उत्तर और मध्य भारत से व्यापार आरंभ किया था। क्या ये बात सही है कि रोमन साम्राज्य ने भारत में सबसे पहले उत्तर और मध्य भारत से व्यापार आरंभ किया था? दूसरा, यह लोग दक्षिण भारत से मसाला, मोती और रत्न का आयात करते थे। क्या ये बात सही है कि यहाँ जो लोग हैं ये दक्षिण भारत से मसाला, मोती और रत्न का आयात करते थे? और तीसरा, रेशम मार्ग से रेशम अफ़गानिस्तान और ईरान से जो है गुजरते हुए रोमन साम्राज्य को जाता था। आप लोगों को बताना है कूट की सहायता से कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। देखिए आपके सामने कूट है, पहला दूसरा, केवल दूसरा, दूसरा तीसरा या सभी। बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो आप लोगों को इसका जो उत्तर है वो पता होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मौर्योत्तर काल में विदेशी व्यापार के संदर्भ में कौन सा है जो कि आपका सही है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रोमन साम्राज्य है इसने भारत में सबसे पहले उत्तर और मध्य भारत से व्यापार प्रारंभ किया था या आरंभ किया था, ये सही नहीं है। आपका पहला जो ऑप्शन है ये क्या है, ये सही नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा सही है कि यह लोग दक्षिण भारत के मसाला, मोती और रत्न का आयात करते थे, बिल्कुल सही है। ये लोगों ने सबसे पहले दक्षिण भारत से ही व्यापार शुरू किया था। मसाले, मोती, रत्न, इन सब चीज़ों का व्यापार इन्होंने दक्षिण से शुरू किया था। और इन्होंने रेशम मार्ग से रेशम अफ़गान और ईरान से गुजरते हुए रोम साम्राज्य तक जाता था। दूसरा भी सही है, यानी कि दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये उत्तर मध्य नहीं बल्कि सीधे दक्षिण से व्यापार करते थे, जलीय मार्गों से। तो आपका सबसे पहले शुरुआत इन्होंने कहा किया है, दक्षिण से किया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अगला प्रश्न भी काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल के व्यापार मार्ग के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, विचार कीजिए, आपको ये बताना है। तो आपका पहला है, शक और कुषाण लोग व्यापार के लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिम की ओर समुद्र तट तक 2 मार्गों से जाते थे और यह दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलता था। क्या ये बात सही है कि शक कुषाण लोग व्यापार के लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिम की ओर समुद्र तट तक 2 मार्गों से जाते थे और ये दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलता था? दूसरा, पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ तक्षशिला को और दूसरा सिंधु घाटी से जोड़ता था और वहाँ से भड़ौच को चला जाता था। तो आपको बताना है बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका उत्तर बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा और आप लोग इसको अच्छे से बता सकते हैं कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा।
चलिए बच्चा लोग उत्तर दीजिएगा कि आपका कौन सा है जो कि आपका सत्य है। और आपके सामने देखिए कूट भी है, पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो आपका पहला है, शक और कुषाण लोग व्यापार के लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिम की ओर समुद्र तट तक 2 मार्गों से जाते थे और ये दोनों मार्ग जो है ये आपका कहाँ पे मिलता था? कह रहा है कि तक्षशिला में मिलता था। तो क्या आपका ये बात सही है? तो आप सभी को पता है ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ तक्षशिला को और दूसरा सिंधु घाटी से जोड़ता था और वहाँ से जो है भड़ौच को चला जाता था। याद रखेंगे बच्चों, ये जो कह रहा है कि पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ तक्षशिला को और दूसरा जो है ये सिंधु से जोड़ता हुआ भड़ौच को चला जाता था। क्या ये बात सही है? याद रखेंगे इसमें जो लिखी हुई बातें हैं ये आपके सारे पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मौर्योत्तर काल के व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि असत्य है? असत्य बताना है। पहला है भारत और पूर्वी रोम साम्राज्य के बीच का व्यापार आरंभ में ही समुद्र मार्ग द्वारा होता था। दूसरा, भारत और रोम के बीच व्यापार में विलास की वस्तुओं का महत्व अधिक होता था। तीसरा है भड़ौच, सोपारा बंदरगाह पश्चिमी समुद्र और अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर स्थित थे। और आपका चौथा है भड़ौच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो आप लोगों को बताना है चलो कि आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका असत्य है, यानी कि सही नहीं है। आपको ये बताना है और इसमें से कोई एक पॉइंट है जो कि आपका सही नहीं है और वो कौन सा है? फटाफट उत्तर कीजिएगा कि आपका कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो पहला क्या कहना है कि भारत और पूर्वी साम्राज्य के बीच का जो व्यापार है वो आरंभ से समुद्री मार्ग के साथ होता था। तो ये जो कह रहा है कि आरंभ से ही समुद्री मार्ग से होता था, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरुआत में स्थल मार्ग से होता था, बाद में क्या हो गया है? समुद्री मार्ग से भी होने लगा है। तो ये आपका जो है ये क्या हो गया? सही नहीं है। शुरुआत में ये क्या समुद्री मार्ग से नहीं बल्कि स्थल मार्ग से होता था और फिर ये लोग क्या करने लगे हैं? जो है समुद्री मार्ग से करने लगे हैं। शुरू में स्थल मार्ग से करते थे, इसलिए पहला ही सही नहीं है। बाकी सही है कि भारत और रोम के बीच विलास वाली वस्तुओं का ज़्यादातर जो आरामदायक लग्जरियस होती थी ऐसी चीज़ों का होता था, जैसे शराब हो गया, जैसे खूबसूरत दास ऐसी चीज़ें। भड़ौच सोपारा बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर है और अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सभी को पता होना चाहिए। और भड़ौच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ये भी सत्य है, पहला ही सही नहीं है। शुरुआती दौर में ये व्यापार स्थल से शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे करके ये आपका जलीय मार्ग से भी हो गया। लेकिन शुरू से ही ये लोग ज़्यादातर मसाले और यहाँ के कॉटन के वस्त्र ऐसी चीज़ों के लिए ही व्यापार किया करते थे, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला प्रश्न है मौर्य काल के व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है? विचार कीजिए। इस काल में मथुरा वस्त्र निर्माण का केंद्र बना हुआ था, क्या ये बात सही है? दूसरा, उत्तर भारत में रंगरेजी का उन्नत शिल्प था, क्या ये बात सत्य है? तीसरा, भारत में यह काल शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल है। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर का आप लोगों को जवाब देना है कि कौन सा है जो कि करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे आपको फटाफट उत्तर दीजिएगा और यहाँ पे ये उत्तर की जगह पे यहाँ पे हम दक्षिण कर दे रहे हैं और अब आप मुझे बताएंगे कि आपका क्या है जो कि सही हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। इस काल में मथुरा वस्त्र निर्माण का प्रमुख उद्योग था और दक्षिण भारत में रंगरेजी का काम जो है उन्नत था, यानी कि कलर करना, कपड़े वगैरह कलर करना, रंगना। और आपका तीसरा भी सही है कि शिल्प और वाणिज्य के इतिहास का चरमोत्कर्ष हुआ था मौर्योत्तर काल में। आपकी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वाह, ये भी बहुत ही शानदार है और इसको भी आप लोगों को बताना है, गलतियाँ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सातवाहनों के बारे में कौन सी बात सही है? सातवाहनों की भाषा के बारे में है।
पहला, इनकी राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। क्या ये बात सही है? दूसरा, इनके सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। क्या ये बात सही है? तीसरा, गाथा सप्तशती की रचना हाल नामक सातवाहन राजा ने की थी। अब आपके सामने कूट है, केवल पहला दूसरा, केवल तीसरा, दूसरा तीसरा या सभी। बताएंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आप सभी को बताना है सातवाहनों के बारे में कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं। और आई थिंक आप सभी बता सकते हैं कि जो सातवाहन हैं इनकी जो राजकीय भाषा थी ये प्राकृतिक थी, बिल्कुल सही है। इनके सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, ये भी सही है। और गाथा सप्तशती जो की रचना है ये हाल नामक सातवाहन राजा ने किया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तीनों बातें सही हैं, तो कौन सा कथन सही, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, सातवाहन काल के यहाँ पे होना चाहिए था चैत्य और बिहार, यहाँ पे होगा चलो चैत्य होगा, चैत्य। आप सभी को चैत्य पता होगा, चैत्य के बारे में बताई हूँ। चैत्य और बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि असत्य है, तो बताना है सातवाहन काल के बारे में। कह रहा है चैत्य अनेकानेक स्तंभों पर खड़ा हाल के समान होता था तथा बिहार केंद्रीय शाला होती थी। क्या ये बात सही है? दूसरा, सर्वाधिक प्रसिद्ध विहार कार्ले है जो दक्षिण में दक्कन में स्थित है। तीसरा, चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे। और चौथा, बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार है, मैंने इसको आर्ट एंड कल्चर में भी कराया है, तो आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे और फटाफट उत्तर दीजिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा, यानी कि जो कि सही नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। आज सत्य बताना है और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कार्ले है ये क्या है? बिहार नहीं है, ये चैत्य है। सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य कार्ले है जो दक्षिण भारत के दक्कन में है, इसलिए आपका यही गलत है, बाकी सही है। चैत्य बौद्धों का मंदिर है और बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है जहां आराम करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं। और पहला भी सही है, चैत्य अनेक स्तंभों पर खड़ा हाल के समान होता है जबकि बिहार केंद्रीय शाला होती है। तो आपका दूसरा सही नहीं, बाकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला प्रश्न, और ये भी बहुत ही अच्छा है। सातवाहनों के संदर्भ में कौन विचार करना है और आपको विचार करने के बाद उत्तर देना है। पहला कथन है, ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त था। क्या सातवाहन काल में ब्राह्मण धर्म और अन्य धर्मों को संरक्षण मिला था? दूसरा, राजा और रानी दोनों वैदिक यज्ञ में भाग लेते थे। क्या ये बात सही है? तीसरा, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का विशेष महत्व था। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा कथन है जो कि सही है। देखिए कितना आसान है, बहुत आसानी से उत्तर आप बता सकते हैं। आपको सभी को पता है कि दक्षिण में हीनयानी नहीं बल्कि महायानियों का विस्तार हुआ था। दक्षिण में हीनयानी नहीं गए थे बल्कि महायानी गए थे। भारत के दक्षिण में महायानियों का विस्तार था। तीसरा नहीं होगा। अब आप सभी को उत्तर मिल गया होगा कि क्या है, या तो केवल पहला दूसरा या केवल दूसरा। और आप सभी को पता हो कि ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया है, तभी तो स्तूप विहार चैत्य बनवाया है। बिल्कुल सही बच्चा लोग, दोनों बातें बिल्कुल सही। पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न भी आपका सातवाहन काल से संबंधित है और ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कि आपका कौन सा है जो कि विचार करना है। पहला है, इस काल में कई प्रशासनिक इकाइयाँ मौर्य साम्राज्य के समान थी। क्या इस काल की कई प्रशासनिक इकाइयाँ मौर्य साम्राज्य के समान थी? दूसरा, इस काल में प्रशासन में सैनिक और सामंतवादी प्रचलन के लक्षण मिलते हैं। क्या सातवाहन काल में सैनिक और सामंतवादी प्रचलन के लक्षण देखने को मिलते हैं? क्या केवल पहला सही है? क्या पहला दूसरा दोनों सही है? क्या केवल दूसरा सही है? क्या कोई भी सही नहीं है? तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है और आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिखी हुई दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गलतियाँ आप लोगों को नहीं करना है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं।
अगला प्रश्न भी सातवाहन काल का है और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवाहन साम्राज्य के सामाजिक संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। पहला है, इस काल में सर्वाधिक भूमि अनुदान के रूप में दी जाने लगी थी, क्या ये बात सही है। दूसरा, सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक समाज था, क्या ये बात सही है। तीसरा है, बड़िक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम से जोड़ने लगे थे, क्या ये बात सही है। आपको सत्य बताना है, क्या केवल पहला सही है, क्या पहला दूसरा सही है, या केवल पहला तीसरा सही है, या तीनों सही हैं। याद रखिए बच्चा लोग, फटाफट देखिए और बताइए कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। सही बताना है। याद रखेंगे, मात्र सत्तात्मक समाज नहीं है बल्कि पितृ सत्तात्मक है। भले ही माता के नाम पे बच्चों का नाम रखा जाता, लेकिन वंश परंपरा तो लड़के ही चला रहे हैं, राजा तो लड़के ही बन रहे हैं, तो ये नहीं होगा। दूसरा नहीं है और पहला बिल्कुल सही, इन्होंने ही सबसे पहले भूमि अनुदान शुरू किया और बड़िक लोग अपने अपने नगरों का नाम अपने नाम से जोड़कर रखते थे। पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न भी सातवाहन काल का है और ये प्रश्न भी काफ़ी बढ़िया है। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। इन्होंने यानी कि सातवाहनों के साम्राज्य के बारे में क्या कथन सही है। पहला, इन्होंने उत्तर भारत में पकी ईंटें, छल्लेदार कुओं और लेखन कला को ग्रहण किया, क्या इन्होंने उत्तर भारत से पके ईंटें, छल्लेदार कुएं और लेखन कला को ग्रहण किया था। दूसरा, पेडू बंकुर में ईंटों के बने जो है 22 कुएं में पाए गए। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए था 22 कुएं पाए गए हैं, 22 कुएं पाए गए हैं, आपको बताना है। तीसरा है, इनका व्यापार रोम साम्राज्य के साथ था। और चौथा है, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने शासक रुद्रदामन को रुद्रदामन प्रथम को 2 बार पराजित किया था। आपको बताना है बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि असत्य है, जो कि सही नहीं है। और आई थिंक आप लोग इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा सही नहीं है। याद रखेंगे, आपका जो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी है, इसने रुद्रदामन को नहीं हराया था, बल्कि रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को 2 बार हराया था। और इसीलिए वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने रुद्रदामन से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था और उसके साथ रिश्तेदारी बना ली थी। तो चौथा सही नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। इन्होंने उत्तर भारत से पकी ईंटों, छल्लेदार कुओं, यानी कि जो कुएँ ऐसे छल्लेदार बने रहते हैं, ये ऐसे कुएँ, छल्लेदार कुएँ, ये सारी चीज़ें इन्होंने उत्तर भारत से लिया था। और पेडू बंकुर में ईंटों के बने 22 कुएँ पाए गए हैं, ये भी सही है। और इनका व्यापार रोम साम्राज्य के साथ था, ये भी सही है। केवल गलत है आपका, पुलुमावी ने रुद्रदामन को नहीं हराया बल्कि रुद्रदामन ने इनको हराया था। अगला प्रश्न और ये भी बहुत ही लाजवाब है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। पहला, उसने अपने आप को एक मात्र ब्राह्मण कहा। दूसरा, उसने क्षहरात वंश के शासक रुद्रदामन को हराया। तीसरा, उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। और आपका कूट है कौन सा सही है, केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा, पहला तीसरा, या तीनों सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है। कूट आपके सामने है। प्रश्न बहुत ही शानदार है, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कौन सा है जो कि आपका सही है। तो याद रखेंगे, आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि इसने क्षहरात वंश के शासक रुद्रदामन को नहीं हराया था बल्कि नहपान को हराया था। नहपान को हराया था। रुद्रदामन का तो पुलुमावी के साथ युद्ध हुआ था, तो दूसरा सही नहीं। पहला सही है, इसने अपने आप को एक मात्र ब्राह्मण कहा था। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसने ही कहा है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने आप को एक मात्र ब्राह्मण कहा और इसने साम्राज्य को उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैलाया था। आपका ये भी बिल्कुल सही है। आई होप बच्चा लोग आज के सारे शानदार प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग एंजॉय किए होंगे क्लास को। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। क्लासेस को बार बार रिवाइज़ करते रहिएगा। जो भी प्रैक्टिस करते हैं उनको फिर से देख लीजिएगा। बार बार रिवाइज़ कर लेंगे तो सारे तथ्य दिमाग में बैठ जाएंगे। हूबहू ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं, पैटर्न बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड है, तो हो सकता है हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए या अलग अलग क्वेश्चन से पॉइंट उठा के फिर क्वेश्चन बना दिया जाए। सारे पॉइंट क्लियर रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों को समस्याएं नहीं होंगी।
लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में चाहे ज़्यादा सही हो या कम सही हो उससे टेंशन नहीं है। रिवीजन बार बार कीजिएगा, अच्छा परफॉर्मेंस दीजिएगा और बेहतर करिए, अपनी लाइफ में सक्सेस होइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चा लोग आज रहने देते हैं। फिर अगले दिन हम ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे और आप लोगों को बस 1-2 क्लास के बाद मिलेगा मेडिवल हिस्ट्री का क्लास और फिर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी को। शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। हैव ए नाइस नाइट।